अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पब्लिक पल्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आज फिर ब्रीफिंग दी, उनके साथ वज़रा मौजूद थे। कोरोना के हवाले से क्या इक़दाम हुकूमत करने जा रही है। एक जिस चीज़ की तरफ उन्होंने इशारा किया वो ये था कि लॉकडाउन में कुछ नरमी आने वाली है। उस पर उन्होंने कोट भी किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका, जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, डेथ्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है वहाँ पर, उसके बावजूद अगर वो वहाँ पर सोच रहे हैं लॉकडाउन में नरमी लाने का, तो पाकिस्तान में भी वो नरमी आ सकती है। उसके अलावा टाइगर फोर्स के हवाले से उन्होंने बात की कि ये एक रजाकार फोर्स है, वॉलंटरली यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको ज़रूरत है राशन की, किसको ज़रूरत है हुकूमती मदद की, और इसके अलावा उनका कोई पर्पज़ नहीं, उनको कोई पैसे, कोई तनख्वाह नहीं मिल रही। लेकिन इसके अंदर जो कैच है वो ये कि उनके डिस्पोजल पे होगा कि वो किसको चाहें, जिसको चाहें वो हुकूमती रिसोर्सेज जो हैं, जो हुकूमत मदद करना चाहती है वो दे सकते हैं। उस पर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज ये आई कि पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है और कमीशन ये तहकीकात करेगा कि किसको कितना कितना फ़ायदा हुआ। IPPs के हवाले से बात होगी। ओवरऑल जो ये सामने आया, जो मंदरजात है इंक्वायरी रिपोर्ट के, उसमें ये सामने आया कि 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ कौमी खजाने को। तो इस पर कमीशन इंक्वायरी करेगा। इसमें मजीद आगे सवालात क्या हो सकते हैं, और जिस तरह से अब ये पावर सेक्टर के हवाले से बात की जा रही है, जिस दौर के मामलात और डिसीजंस के हवाले से ये कमीशन इंक्वायरी करने जा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान को किस कदर ज़रूरत थी बिजली की और क्या डिसीजंस जल्दी में लिए गए या नहीं लिए गए, उन पर ये अब कमीशन बनाना ज़रूरी है या नहीं, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने चीनी और आटा स्कैंडल के हवाले से तहकीकात की मंजूरी दे दी। आज 25 अप्रैल को इमरान खान साहब ने जो फॉरेंसिक ऑडिट कराने का कहा था, उस पर भी रिपोर्ट उम्मीद है कि पब्लिक हो जाएगी, और चेयरमैन नैब अगर इस पर कार्रवाई करने का, तहकीकात करने की मंजूरी दे रहे हैं, तो जिस तरह से हुकूमती वज़रा ये इशारे देते रहे हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन पकड़ा जाने लगा है और आगे नैब की कार्रवाई क्या होने लगी है। जैसा कि शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं एक सहाफ़ी जो एक TV चैनल मालिक है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान साहब से बात की है, गोया एतराफ़ कर रहे हूँ कि चेयरमैन नैब इमरान खान साहब की सुन लेते हैं। तो यहां पर जो अगर नैब तहकीकात करने जा रहा है, उसमें क्या इमरान खान साहब की मशावरत के साथ, इमरान खान साहब के नॉड के साथ उन्होंने उसका गो हेड दिया होगा कि नहीं दिया होगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में वज़ीर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब मौजूद होंगे, एहतशामुल हक साहब मौजूद होंगे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू मदर साहब। सबसे पहले तो ये आज जो इमरान खान साहब बात कर रहे थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिन पहले कहा है कि बहुत से ममालिक लॉकडाउन में नरमी कर रहे हैं, लेकिन इट्स स्टिल टू अर्ली। खुदा न खास्ते इससे बड़ी सिचुएशन ना पैदा हो जाए। ऑब्वियसली उससे भी बड़ा मसला इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस का पैदा हुआ है पाकिस्तान में। अगर जिस तरफ इशारा दिया इमरान खान साहब ने कि वो कुछ नरमी लाना चाह रहे हैं लॉकडाउन में, डू यू थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन और ये हो जाना चाहिए? शुक्रिया। देखिए, पहली चीज तो ये कि लॉकडाउन में सख्ती कब आई? तो लॉकडाउन में कभी सख्ती नजर नहीं आई, तो आप मजीद ईज कर देंगे। और यानी इसमें बहुत तजाद नजर आ रहा है इन बातों में। एक तरफ आप उसको रिलैक्स करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद ये कह रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है। तो जब पीक आना बाकी है तो आप पीक से पहले ही अगर ईज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप खतरात को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, जिन ममालिक ने ईज किया है उसमें 2-3 मिसालें सामने हैं। उसमें आप साउथ कोरिया की मिसाल सामने ले लें, आप न्यूजीलैंड की मिसाल सामने ले लें, तो आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स नजर आएंगे। कि उन्होंने, न्यूजीलैंड ने तो शुरू में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वहां बहुत हद तक कंट्रोल रहा। ठीक। साउथ कोरिया में शुरू में जैसे ही वो आया तो उन्होंने सख्ती की, तो अब वो चीजें अंडर कंट्रोल रही हैं। इटली की मिसाल बिल्कुल दूसरी है, स्पेन की मिसाल बिल्कुल दूसरी है। वहां हजारों लोग मरे हैं उसमें तो आप क्या चाह रहे हैं? तो हमें, मेरा ख्याल है, दोनों चीजें, इमरान खान की नीयत बिल्कुल अच्छी हो सकती है। जाहिर है उनकी ये कंसर्न बिल्कुल ठीक है कि इससे मुश्किलात में बेइंतहा इजाफा होगा। और दूसरी ये कि जब लॉकडाउन करते हैं तो वो लॉकडाउन होता है प्रिपरेशन के लिए कि आप प्रिपेयर हों। लेकिन हमने एक ऐसा बयानिया जो है वो बना दिया कि उसने हम लॉकडाउन को बिल्कुल हमने बेरोजगारी से कंपेयर कर दिया। अब उससे हो ये रहा है कि लोगों में ये तासुर आ रहा है कि जब हम ये कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, जब हम ये कहते हैं कि आपने डरना नहीं है, जब हम ये कैंपेन चलाते हैं कि इससे 58% लोग जो है वो सेहतियाब हो जाते हैं, तो जो एक आम आदमी है वो इसको फिर सीरियसली नहीं लेता। वो उस पर फिर वो रिलैक्स कर जाता है। और यही हमने देखा है कि जब लॉकडाउन, आप चले जाएं इन दिनों में, तो आपको नजर आ जाएगा कि हम किस तरीके से बड़े बड़े डिपार्टमेंटल
स्टोर में आप चले जाएं, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। नजर आएगा कि हम बिल्कुल भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी मुजाहरा नहीं हो रहा। एक अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकूं, जो प्रोजेक्शंस की वो बात करते हैं कि हमने सोचा था, हमारा ख्याल था, प्रोजेक्शंस थी, इतने केसेस होंगे, इतनी डेथ्स हो सकती हैं, लेकिन उतना कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इजी हो चुके हैं अब इस सारे मामले को लेके, कि जैसे पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वुड्स, जैसा कि कहते हैं, कि मतलब निकल आया इस खतरे में से। हालांकि अभी तक तो खुद अपने मुंह से उसको कॉन्ट्रडिक्ट करके कहते हैं कि पीक यहां पर अभी टच नहीं हुई। देखिए, दोनों चीजें हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ डेथ टोल जो है वो नहीं है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह दूसरे ममालिक में टेस्ट हुए हैं, उस तरह की टेस्टिंग भी हमारे यहाँ नहीं हुई है। लेकिन अगर इस वक्त सिचुएशन ऐसी है और आप इसका शुक्र अदा कर रहे हैं, और जाहिर करना भी चाहिए, तो इसका ये माने थोड़ी है कि आप एकदम रिलैक्स कर जाएं। और हम रिलैक्स कर रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक चीज है। हमें कम से कम ये मई के मिड में तक जो है कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीजों पे सख्ती बरकरार रहे। ठीक है, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप जैसे प्राइवेट ऑफिसेज हैं, प्राइवेट ऑफिसेज अपनी चीजें बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हैं। उसमें देखें, अब आप रमजान आ रहा है, रमजान में बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमने इस चीज का, मसाजिद वगैरह में, क्योंकि हमारे यहाँ लोग उस तरीके से, चाहे उलमाए कराम जितना भी चाहें। आपकी बात दुरुस्त है सर। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, शामिल गुफ्तगू एहतशामुल हक साहब को भी कर लें। एहतशाम साहब, जो मुराद अली शाह साहब ने एक बात की पिछले दिनों, बड़ी लॉजिकल बात थी, बड़ी जायज़ बात थी, वो ये कि लॉकडाउन अगर सख्त नहीं होगा तो जितना मर्जी लंबा कर लें उसका फायदा कोई नहीं है। छोटा करना है लेकिन उसको स्ट्रिक्ट करें, और उसका जो पर्पस है, मकसद है, वो हासिल होना चाहिए। आपको लगता है कि ये नरमी का जो तासुर दिया इमरान खान साहब ने आज, लग यूं रहा है कि अगला वाला जो मामला आएगा उसमें मजीद इसको नरम, इंडस्ट्री खोलें, बिजनेस खोलें अपनी जगह पे, लेकिन एक तो लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करते, और ओवरऑल वुड यू एग्री विद दिस डिसीजन जो लग रहा है कि वो करने वाले हैं नरमी का लॉकडाउन में? एहतशाम साहब, बुनियादी सवाल इस वक्त ये है अकबर, जो मेरे ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी है, ये कह के कि जी हमें जो प्रपोजल दी है सूबों को कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। यानी जिन इलाकों में आप समझते हैं कि वायरस फैल रहा है या फैलने की वहाँ पे शक है, उस पे जाके आप लॉकडाउन करें और उसको आप जैसे चाहते हैं मैनेज करें। तो मेरा ख्याल है ये अकबर इटसेल्फ ये बहुत बड़ी गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है, या गवर्नमेंट किसी तरीके से आप कह सकते हैं अपने असल मुद्दे से पीछे हटी है। तो बार बार एक बड़ा शदीद प्रेशर आ रहा था कि जी जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, मिसाल चाइना और साउथ कोरिया की दी जाती थी, इवन अमेरिका और यूरोप के मालिक को भी वो कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात प्राइम मिनिस्टर की बार बार, जो अब बहुत सारे उनके क्रिटिक्स भी बात मान रहे हैं कि भाई मसला ये है कि इसमें जो दिहाड़ीदार और निचला तबका जो है ना, ये बहुत बुरे तरीके से मारा जाएगा। और फिर उनका ये कहना है, उसमें वजन लगता है अकबर, कि लॉकडाउन से लोग शायद इतना मरे जितने भूख से मरेंगे। तो मेरा ख्याल है ये बुनियादी तौर पर रिलैक्सेशन तो आ गई है। अब देखना ये कि ये जो 4 दिन पहले बात हुई थी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि जी एक 98% वहाँ पे एग्रीमेंट हो गया था। ये कहा गया था कि जी सूबे और मरकज एक पेज पे हैं और इस पे कोई कंट्रोवर्सी, कोई सियासी माइलेज नहीं हासिल करने की कोशिश की जाएगी। माजरत के साथ अकबर, ये अभी भी एज वी स्पीक ये मामला चल रहा है। अब जिस तरीके से अब तस्वीरें वहाँ पे आती हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े बड़े चीनी के और पैकेट जो है, चावल के पैकेट, और उनके ऊपर अपनी तस्वीर छपी हुई है, इसको लोग पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे कहा जा रहा है, और साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि जी बताएं कोई फुटेज जहाँ आपने पैसा दिया है। वो जो कहते हैं हमने जी 7 अरब रुपया तकसीम कर दिया सिंध वाले, वो कहते हैं दिखाएं। इसी तरह जो कहते हैं कि जी सानिया निश्चय साहबा कहती हैं कि 50 लाख लोगों को हम 7 अरब रुपया दे चुके हैं, उन पे भी लोग सवालात उठा रहे हैं। एक बड़ा खदशा इमरान खान साहब बार बार इसका इजहार करते रहे। मजर अब्बास साहब, लाहौर की अगर सूरत हाल देखें, पंजाब की सूरत हाल देखें, हम तो यहाँ पर मौजूद हैं, इधर तो उस तरह से लॉकडाउन नहीं नजर आता अमल होता हुआ। इमरान खान साहब ने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि डंडे मारते मैंने पुलिस को देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन ओवरऑल डंडे के बगैर तो यहाँ पे खुद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कोई मुजाहरा नहीं करता। एक बात, सिंध की सूरत हाल जरा बताइएगा, वहां पर आपके ख्याल में जो मुराद अली शाह साहब क्लेम करते हैं, खबरें तो वहां से भी यही है कि वहां पर भी लॉकडाउन पर उस तरह अमल नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। जी देखिए, शुरू में यकीनन चीजें बेहतर हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से और जगहों पर रिलैक्स हो रहा है, यहाँ भी अब बाकी शहरों के मुकाबले में कराची में अगर आप 20% भी रिलैक्स करते हैं तो ये समझ लें कराची का 20% इस्लामाबाद के 50% के बराबर है। दुरुस्त। क्योंकि कराची की आबादी जो है, एक तो आपको पता ही नहीं है कराची की एक्चुअल आबादी कितनी है। 2-2.5 करोड़ लोगों का शहर है ये। 8,000 कच्ची आबादियां हैं, जिसमें जो इंतहाई जो है वो कंजस्टेड हैं, उसके अंदर कोई 50-60 लाख लोग रहते हैं।
जो चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, इवन वर्स्ट दौर में भी जब हम देखते थे एक एक दिन में 60-60, 70-70 लोग मर जाते थे, तो ये कच्ची आबादियां खुली रहती थी। तो इन कच्ची आबादियों में जिस तरह लोग रहते हैं, एक एक घर में जो है वो 15-15 लोग रहते हैं उसमें, तो उसका तसव्वुर ही नहीं है जिसे हम समाजी फासला कहते हैं, उसका तसव्वुर ही नहीं है जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। तो जब आप कराची से जो है थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं, जिस तरह आप देखें, मैंने आज भी शहर में घूम देखा तो मुझे नजर आया कि ठेले भी उसी तरह लगे हुए हैं। अब ये जो ठेले लगाने वाला अमल है, तशवीश की बात है। एक आपने बात की थी मदर साहब, ठेले लगवाए जाते हैं, ठेले लगते नहीं। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त, और इस पर चाहिए हुकूमत को कि वो उसको मजीद सख्त करे, और होना तो यही चाहिए था जिस तरह से स्टार्ट हुआ था सिंध के अंदर। एक आपने बात की कि रमज़ान के हवाले से जो रिलैक्सेशन दी है और जो 20 निकाती मुआहदा हुआ है उलमा के साथ, इमरान खान साहब ने आज उस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुशावरत के साथ, कुछ रोज़ पहले हमारे जो मसीही भाई हैं उनका एक त्यौहार गुजरा, ईस्टर गुजरा, वहाँ पर तो कोई किसी किस्म की मुशावरत भी नहीं हुई और आउटराइटली कह दिया गया नहीं करना। खैर उसमें नहीं हम जाते, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि मुशावरत से ज़्यादा प्रेशर है? देखिए, इसमें उलमाए कराम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। उलमाए कराम को ये अंदाजा है कि वो एक हद तक तो कह सकते हैं नमाजियों से, लेकिन अगर एकदम फर्ज करें किसी मस्जिद में जहां 1000 लोगों की गुंजाइश है, वहां अगर 1500 लोग आ जाते हैं तो आप बाकी 500 लोगों को मना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल हो पाएगी, क्योंकि साथ उन्होंने ये भी फरमा दिया ना कि अगर हमें कहीं पर भी नजर आया तो ये मुआहदा ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, हम उसके बाद फिर नहीं। देखिए, वो नहीं, एक मरतबा चीजें हो गई तो वो फिर आप नहीं कंट्रोल कर सकते। दूसरी क्या चीज होती है? दूसरी ये होती है कि रमजान में मसाजिद के बिल्कुल बाहर ठेले लग जाते हैं, उन ठेलों पे रश हो जाता है, उसमें खरीदारी वालों का रश हो जाता है जो खरीदारी करने आते हैं। तो और फिर जाहिर है मसाजिद के जो गेट हैं उसमें से जिस वक्त लोग जाते हैं या आते हैं, उसमें आप मेंटेन इन चीजों को कर ही नहीं सकते। तो उलमाए कराम कोशिश करके देख लें, आपको पहले हफ्ते में ही अंदाजा हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। लाखों मसाजिद हैं, उसमें आपके यहाँ करोड़ों लोग जो है वो नमाज पढ़ने जाते हैं। तो आप किस हद तक जो हमारा मिजाज है, जो हमारा कौमी मिजाज है, उसमें नज़्म व ज़ब्त का दूर दूर तक कहीं पता नहीं है। अब अगर ये कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो बड़े तारीखी बात होगी। एहतशाम साहब, आपके ख्याल में ये डिसिप्लिन, ये जो 20 निकाती मुआहदा है, वो उसमें डिसिप्लिन के ही सारे वो पॉइंट्स हैं, ये तमाम इन पर अमल हो पाएगा आपके ख्याल में? देखिए अकबर, ये तो डिसिप्लिन की बात तो मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका और यूरोप में भी बड़ी हद तक नाकाम हो गई है। ठीक है, तो फिर इजाजत क्यों दी है? देखिए मैं बताता हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि जी जिस तरह ईस्टर खामोशी से गुजरा इस तरह ही मुसलमानों के लिए रमजान भी गुजरना चाहिए। तो वहाँ पे तो किसी हद तक अमल दरामद हो जाएगा। अब सवाल ये कि जिस तरीके से आप देख लें कैलिफोर्निया में, यूरोप के कुछ शहरों में, बाकी जगहों पे लोगों ने एहतजाज किया कि जी लॉकडाउन खोलें, हम नहीं रह सकते, तो मतलब है कि दुनिया तंग आना शुरू होगी। लेकिन माजरत के साथ अकबर, जो हमारे हवाले से हो रहा है, मैं रोजाना पिंडी से इस्लामाबाद ऑफिस जाता हूँ, आप देख लें, आज मुझे बड़ी हैरत भी और दुख भी हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना लॉकडाउन को अपने तौर पे खोल रहे हैं। यानी आज पिंडी में जो मरी रोड सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, आज मैं अंदाजा लगा रहा था कि 60-65% खुल चुकी है। बिजनेस एज यूजुअल बंद है, बिजनेस बंद है, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग जो है ना बिल्कुल वो किसी की परवाह नहीं कर रहे थे। अब ये जो मजहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रमजान में लोगों ने तो किसी की बात सुननी नहीं। वैसे भी आप देख लें, जिस तरीके से कहा गया, तय ये हुआ था कि जी 6 फीट का फैसला होगा। ये जो प्रेसिडेंट आरिफ के साथ सब लोग बैठे थे, अब बाद में उलमा हज़रात ने कहा जी 6 फीट की बात छोड़ें, 3 फीट का फासला होगा। मतलब वायलेशन तो यहीं से शुरू हो गई। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी 50 साल के लोग जो है ना वो नहीं जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। कौन मॉनिटर करेगा? मुझे बता रहा था कि 3 जुमे जो गुजरे हैं, 3 जुमे वो कहते हैं जी 1%, 2% जो है ना उसमें फर्क आया होगा, अदरवाइज लोग उसी तरह जुमे की नमाज पढ़ने आ रहे हैं। तो मेरा अपना फियर ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि सेकंड फेज में ज्यादा खुदाना खास्ता मौत का खतरा है, तो मुझे नहीं लगता अकबर के लोग जो है इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे। उसकी वजह एक तो सियासी वजह है, एक मजहबी वजह है, और दूसरे सबसे अहम वजह जो है कि जो लोगों के हालात हमारे मुल्क में है। मजहबी वजह की जो आपने बात की, तो एहतशाम साहब आप समझते हैं कि ये मुशावरत तो शुगर कोटिंग है जिस वजह से ये मुआहदा हुआ, प्रेशर था?
देखिए प्रेशर तो इस सेंस में जरूर था कि जी उलमा हजरात आप देख ले, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बात कर रहे थे, मकतबा फ़िक्र के लोग जो है ना अपने तौर पे बात कर रहे थे, धीमे आराम आराम से अपना नुक्ता नज़र इख्तलाफी बयान कर रहे थे और बड़े वाज़े तौर पे एक दो जगहों पर उन्होंने कहा कि जैसे मुफ्ती मुनीर साहब ने कहा कि जी सारी दुनिया में आप समाजी दूरी तो कोई इख्तियार नहीं कर रहा, आपको मस्जिदों में ही नजर आ रही है। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था एक आम आदमी के लिए जो मस्जिद में लाना चाहता है। देखिए खुदा ना खास्ता ये मामला को वायलेंस की तरफ ले जा सकता है। आपने देखा, आप कराची में इस तरह के मजर तो ज्यादा जानते हैं कि वहाँ के कुछ तरह के वाकयात हुए, वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए, खवातीन पुलिस वाली वो भी उसको भी चोटें लगी, लाहौर में भी इस तरह के वाकयात हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ प्यार और हमदर्दी के साथ ये करते हैं। ये बुनियादी तौर पे तो चाइना और साउथ कोरिया ने क्या होना तो वही चाहिए, 5 महीने लोग रोए और वहां पे तो आप देख लें तलाकों का रेशो कितना ज्यादा हुआ अब चाइना में, कि उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने कहा नथिंग डूइंग, आज के बाद कोई तलाक नहीं होगी, 5 महीने के बाद खुल गया। यहाँ तो जितनी देर गवर्नमेंट ने रखा भी पहले 2 हफ्ते अकबर, आप देख लें लोगों ने इतना ज्यादा तेजी के साथ ऑब्जर्व नहीं किया, कंपैरेटिवली जरूर किया, 30-40% दूर किया, जो कि हम आम हालात में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट नहीं, लोग किसी की बात नहीं मानते, वो भी सख्ती की गई। सही कह रहे हैं आप। आपकी और मजहर अब्बास साहब की इस पर राय एक ही है कि फैसला कोई इतना साद लगता नहीं है, इतना वाइज डिसीजन ये लगता नहीं है। एक और पॉइंट पे लेकिन साथ उसके जो सब क्लॉज है, वो जो अब देखते हैं कि वो जो कहते हैं कि वॉक द टॉक, अगर वो जो आज इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इन पर अमल ना हुआ तो फिर ये तमाम नल एंड वॉइड कर देंगे हम मुआहदा और उसके बाद ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। मजहर साहब आप साथ रहिएगा, एहतशाम साहब आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक का वक्त ना, वापस आते हैं तो आके हम बात करेंगे कि चीनी आटा स्कैंडल के हवाले से नैब जो तहकीकात करने जा रही है उसका गवर्नमेंट कोalition पे क्या असर आएगा और ये क्या वज़ीर आज़म के आशीर्वाद से होने वाला है ये सब कुछ, और जो पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट है उस पर इंक्वायरी कमीशन जो बनने जा रहा है उसके आगे क्या रिजल्ट्स निकल सकते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने बात करनी थी ब्रेक से वापस आके पावर सेक्टर के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की बारे में और दूसरा जो आटा चीनी बहरान के हवाले से नैब ने तहकीकात का फैसला किया। लेकिन उससे पहले ब्रीफली आज वज़ीर आज़म साहब ने जो टाइगर फोर्स का जिक्र किया, एहतशाम साहब उसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि एक रज़ाकाराना फोर्स है, इन्हें पैसे हम नहीं दे रहे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज किसको एलोकेट होने हैं वो आप उनके डिस्पोजल पर छोड़ रहे हैं। ये किसी तौर पर आपको कानूनी लगता है? समझ आती है कि हुकूमत इस वक्त एक्टिवेट नहीं करना चाहती लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लोकल बॉडीज के नुमाइंदे उनकी अक्सरियत है, लेकिन ये किसी भी तौर पर आपको लगता है कि चैलेंज हो सकता है बाद में कहीं पर जाके बाहर कोर्ट्स के अंदर? देखिए अकबर, बुनियादी सवाल तो इस वक्त लोग यही उठा रहे हैं कि आप एक तरफ कंसेंसस की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ इत्तफाक राय की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये आप जो आया है कोरोना वायरस के हवाले से उसकी बात कर रहे हैं। तो फिर उस वक्त मेरा ख्याल है ये मामला टाइगर फोर्स को लेके आना जो है ना, ये एक पोलिटिसाइज होने वाली बात है। इसको लोग कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे और हुआ भी। इनिशियली ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा था तो भाई पहले तो रोना यह है कि पीपल्स पार्टी PMLN जो असल अदारे लोकल गवर्नमेंट के हैं, अगर उनको रिवाइव होने देते। सॉरी टू कट यू एहतशाम साहब, एक छोटी सी इसके अंदर ऐड कर लीजिए मेरा सवाल। ये किसी भी तौर पे कानूनी तौर पे ये जायज है, पॉसिबल है? ये सबसे पहला सवाल तो ये है। देखिए अब इसमें भी दो राय है। एक राय है कि जी नहीं कर सकते जब आपके सारे शोबे हैं, आप इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा, आपके पास स्कूल टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, बिल्कुल इसी तरह से और लोग भी हैं जो जिनसे आप काम ले सकते हैं, ऑफिस बंद हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी आप मदद ले सकते हैं। इन हालात में आप ये इन लोगों को लेके आना, और जाहिर सी बात है सारे के सारे लोग आप देख लें PTI से ज्यादा मुंसलिक लोग ही आ रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी इतने लोग 30 लाख आ गए हैं, अगले मरहले में 20 लाख और आ जाएंगे। वाकईतन आए या नहीं आए, लेकिन ये बात आपको भी समझ आ रही है, मदद को भी समझ आ रही है कि भी इसको लाने की क्या वजह थी, आप इसको अवॉइड कर सकते थे, आप इस कंट्रोवर्सी से बच सकते थे। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं जी हमारे पास ना इतना स्टाफ है, ना लोग हैं। असल बात हो रही है, मिसाल चाइना की दी जा रही है कि जी घर घर अगर आपने लोगों को सौदा सलाह पहुंचाना है, लॉकडाउन तभी कामयाब होगा कि ये आप काम कर सकें। इनिशियली लॉकडाउन का बुनियादी हदफ जो था वो तो माजरत के साथ पूरा नहीं हुआ। अब सेकंड फेज में अभी आपने भर्तियां शुरू करनी है, कुछ जगहों पे हो चुकी है,
ये सेकंड फेज जो कहा जा रहा है ज्यादा खौफनाक है, यहाँ पे स्प्रेड होने का ज्यादा खतरा है, खुदा न खास्ता अमवात का ज्यादा हो सकता है। इतवार को 20 लोगों की शहादत हुई चाइना है। का तो सर ना ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये निज़ाम हुकूमत है। मदर साहब, आपको ये लगता है कि किसी तौर पे भी कानूनी तौर पर ये जायज़ है कि आप एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड फोर्स चलें? ये भी एहतमाल हम निकाल देते हैं कि पैसे वो कोई नहीं ले रहे, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन क्या इस चीज़ की इजाज़त फिर देंगी हुकूमत कि अगर कोई मतवाला या जयाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी का ज्वाइन करना चाहता है टाइगर फोर्स को, तो क्या उन्हें रखेंगे ये साथ अपने? देखिए, असल चीज पहली चीज ये है कि आप इमरान खान सबसे बड़े एडवोकेट थे और आज भी हैं बल्दियाती इदारों के। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बल्दियाती इदारों के पास एक एक्सपीरियंस भी है, आपको सिर्फ ये देखना था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। वो जाहिर है उसके लिए आप बल्दियाती इदारों के ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देते कि वो उनको लुक आफ्टर करते कि बल्दियाती इदारे सही तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम होना थ्रू लोकल बॉडीज था। अब आप देखें कि टाइगर फोर्स को पहले चीज ये कि आपने उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपने डिप्टी कमिश्नर के ही थ्रू आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो अगर डिप्टी कमिश्नर के ही सुपुर्द करवाना है तो फिर एक इलेक्टेड मेयर क्या गलत था, फिर इलेक्टेड बॉडीज क्या गलत थी। तो इमरान खान बीइंग ए डेमोक्रेट, आपकी पार्टी है, आपने खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इदारों को निचली सतह तक ले गए हैं। जब ये सारा चीज थी तो एक नई फोर्स खड़ी करने की जरूरत क्या थी? और फिर जाहिर है नाम आप इमरान खान मुसलसल अपने जलसों में मेरे टाइगर्स ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस मदर साहब, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ये आपको लगता है ये चैलेंज हो सकता है ये डिसीजन आगे जाके कभी? क्योंकि इसकी इट हैज नो लीगल लेग्स टू स्टैंड ऑन। मुझे नहीं लगता कि चैलेंज होगा, क्योंकि अगर उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये चीजें नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, जो आप उसमें ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते थे। अगर फर्ज करें बहुत सी जगहों पे आपके लोग नहीं भी हैं इलेक्टेड, तो ये मैसेज और अक्रॉस द बोर्ड जाता। ठीक है, आइडेंटिफाई करना था उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूट तो वैसे भी नहीं करना। और ये पावर सेक्टर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से जो अब इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया मदर साहब, उसमें उन्होंने कहा कि कौमी खजाने को 4,802 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और आईपीपीज के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी 50 अरब के करीब सरमायाकारी की है, 415 अरब के करीब कमाए हैं। पैराडॉक्स यहाँ पर ये है कि उस वक्त जब पाकिस्तान को बिजली की शदीद ज़रूरत थी, इंडस्ट्री को खड़ा करना था, लोगों को बिजली देनी थी, उस वक्त में जो डिसीजंस किए गए उनको इस वक्त इस दौर के अंदर जब मुल्क इस वक्त और वैसे एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, ओवरऑल एक दुनिया पूरे एक पेंडेमिक से गुजर रही है, ये करने की किस कदर ज़रूरत थी ये जो इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दी और फिर इसके अंदर से एक नया पैराडॉक्स बॉक्स खुलेगा? ये एहतिशाम की फील्ड ज्यादा है, मेरी फील्ड कम है, एहतिशाम ज्यादा बेहतर अंदाज में, लेकिन मुझे इसमें इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस भी हो सकती हैं, लिटिगेशंस भी में भी हम जा सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है। ये इकदाम जरूर ऐसा है, मैं इसकी जरूर तारीफ करूंगा कि आपने शुगर, आटा और इसकी भी इंक्वायरीज भी कराई, इनकी रिपोर्ट आप पब्लिक भी करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद एक्शन क्या होगा? क्या इन लोगों के फर्ज करें अगर इसमें ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, आते हैं, जिस तरह आए भी हैं, जो आपकी अपनी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर क्या आप उन लोगों को हटाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे? लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इंक्वायरी होना और ये फैसला करना कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक कर दें, इसकी जरूर तारीफ करनी चाहिए। एहतशाम साहब, आपकी टेक इस पे क्या है? इंक्वायरी होना, उसको पब्लिक करना, मदर साहब ने कहा कि जरूर करना चाहिए और काबिल तहसीन है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त के अंदर ये पावर प्लांट्स लगाए गए और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बुलाई गई, आईपीपीज की अगर आप बात करें तो मनाया गया, आप उस पर भी अगर ये निकला है कि जनाब 50 अरब आपने सरमायाकारी की, 415 आपने कमा क्यों ली उस पर, तो सरमायाकारी इसी वजह से की जाती है। देखिए अकबर, 3 इंक्वायरी और कमीशन इस वक्त जो है ना वो इस वक्त चल रहे हैं, जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पार्टी के लोगों ने बातें की हैं। अब सवाल ये है कि इस वक्त तो कुछ लोग कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर सजा नहीं देंगे, कुछ लोगों का ख्याल है ये बच के चले जाएंगे। मेरा ख्याल है ये पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो उन्होंने खुद कहा कि मैंने लीक करवाई है चीनी और गंदम की रिपोर्ट जो है ना, और जहांगीर तरीन साहब ने इल्जाम लगाया था आजम खान के ऊपर, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा। अब देखें बात यह है कि चीनी में और गंदम में टोटल जो मिला के देखा जाए, चीनी पे तो आप देख लें 3.2 बिलियन डॉलर की इन्होंने दी, अब इस हुकूमत ने दी 3.2 बिलियन रुपीज की दी सब्सिडी। उससे पहले 20 अरब रुपए की जो है ना वो पहले दी जा चुकी है नवाज शरीफ साहब के जमाने में, और
इसके जिनमें पीपल्स पार्टी के लोगों को भी फायदा हुआ। और इसके अलावा जो फायदा उठाया, एक तरफ उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट करके पैसे कमाया, दूसरा चीनी 54 रुपए से 80 रुपए करके फायदा उठाया। और इसमें जो आवाम को कहा जाता है टीका लगा है वो 60 से 70 अरब रुपए का है। ठीक है जी, आटे का अलग है। एक तो ये है कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब को सियासी फायदा भी हो सकता है, उनको ये करना पड़ेगा। अब क्योंकि बार बार बातें हो चुकी है तो मैं नहीं समझता कि उस पर एक्शन नहीं लेंगे। मैं लेकिन अभी पावर सेक्टर से जो इंक्वायरी रिपोर्ट और पावर सेक्टर की बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखे पाकिस्तान की तारीख में आज तक अकबर लोगों को पता ही नहीं चला। भाई द वे मैं बताऊं, शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि 51,000 अरब रुपया इसमें लूटा गया है। 51,000 अरब रुपया लूटा गया। पावर सेक्टर के जो प्लांट लगाए गए हैं, जिस तरीके से प्लांट लगाए गए थे, मतलब उनका वो जो और भी बहुत कुछ कहते हैं सर वैसे शहजाद अकबर और भी कहते हैं साथ वो, लेकिन प्रूव भी तो करना है, प्रोसिक्यूट भी तो आपने करना है। देखिए ना, बात इसमें सवाल तो एक बात तो समझ आती है कि किस तरीके से किस तरह लोगों को फायदा पहुंचाया गया। और ये बात तो दो राय इसमें है नहीं है कि जिस वक्त ये पावर प्लांट लग रहे थे, चाहे बेनजीर साहबा का टाइम हो या नवाज शरीफ साहब का टाइम हो, उस वक्त यही होता था कि जी बिजली दें, लोग मारे जा रहे हैं, सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है, हमें फ्री लगाने। उस वक्त मायदे जिस तरह किए गए, आज देख लें सारे के सारे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, सारे के सारे जो है ना 9 सेंट से ज्यादा नहीं है, कहीं 6 सेंट है, कहीं 7 सेंट पे लगे हैं। हमारे यहाँ ये 16 सेंट 15 सेंट पे लगे हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाद में सब्सिक्वेंट वायदे हुए उसमें 20 सेंट से भी ज्यादा दिए गए। फिर देखे ना, पावर प्लांट लाया गया यहाँ पे, नई तौर पे ये रेंटल पावर प्लांट की शक्ल ये होती है। लाने के बाद क्या किया गया कि जी ठीक है, कैपेसिटी चार्जेस लेंगे, आप फर्ज करेंगे, आप कहते हैं जी हमारी बिजली हमने बना ली है, हमें अब बिजली की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हमारे पावर आइडल पड़े हुए हैं, लिहाजा कैपेसिटी चार्जेस उसके भी आप पैसे देंगे। मतलब हुकूमत को तो इस तरीके से लूटा गया। हुकूमत को क्या लूटा गया, आपको मुझे लूटा गया, वो सारा पास ऑन होता रहा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट और जो काम आ रहा है ना इंक्वायरी वाला, वो ज्यादा खौफनाक लग रहा है। वो जो हुकूमत बार बार कहती थी कि 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया, वो कहाँ गया, उसकी भी डिटेल सारा आ चुकी है, उसमें पता चल रहा है कौन क्या होने जा रहा है। ये तीनों रिपोर्ट जो है ना, ये सियासी तौर पे अगर इनको सामने नहीं लेके आते अकबर, ये लोगों को एक्सपोज नहीं करते, तो काउंटर प्रोडक्टिव होंगी, सियासी तौर पे बड़ा नुकसान होगा। और जो कुछ को लोग कह रहे थे कि जी 18-19 माह में कुछ नहीं हुआ, ये 3 रिपोर्ट्स करने के बाद दोबारा से आवाम के पास आप जाने की पोजीशन में हो गए हैं। वैसे आप ना गवर्नेंस बेहतर कर सके, ना लॉ और ऑर्डर। तो शाम साहब, इसमें आपको कैच 22 नजर नहीं आ रहा कहीं पे कि करते भी फंसते हैं, ना करके भी फंसते हैं, कि अगर रिपोर्ट पब्लिक कर देते हैं और चाहे अपने वुज़रा के, अपने करीबी रुफाका के नाम आते हैं, वो पब्लिक कर देते हैं, जो वादा किया आवाम से वो पूरा होना चाहिए, दाग नहीं आएगा, लेकिन आप कर देते हैं, वहां से वो आपकी सपोर्ट खींच लेते हैं नीचे से। तो क्या आपको लग क्या रहा है, ज्यादा करीने काया साहब के ख्याल में क्या है? ये 25 को पहले तो ये बताया ना, रिपोर्ट पब्लिक करने लगे। मुझे लगता है कि ये लड़ाई आगे होगी, खास तौर पे शुगर माफिया के खिलाफ। और उसमें आप देखते हैं जहांगीर तरीन साहब का नाम सामने है, वो बार बार एक बात कर रहे हैं कि भी पाकिस्तान में 90 से ज्यादा शुगर मिले हैं, सिर्फ 9 शुगर मिलों का क्यों ऑडिट हो रहा है? ठीक, बिल्कुल सही। ये क्यों आप करने जा रहे हैं? ये तो लग रहा है कि आप जानबूझ के कुछ लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, मैं, खुसरो मुख्तार के रिश्तेदार और कुछ और लोगों को। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये चीज साबित हो गई है, कनाइमन साबित हो गई है। जिस तरीके से आप देख लें, शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने जिस तरह काम दिखाया, जिस तरीके से आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर ने काम किया, पहली दफा जो मुझे दिल खुश हुआ कि 6 वजारतें दी हैं अनइलेक्टेड आदमी जिनका नाम रजाक दाऊद है, उनसे उन्होंने 2 वजारतें वापस की, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, जिनके अंदर ही आप देख लें शुगर एडवाइजरी बोर्ड आता है, जिन्होंने इजाजत दी थी। एक तरफ उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं जी अल्टीमेटली तो इल्जाम आता है बुज़दार साहब पे। बुज़दार साहब कहते हैं कि जी मेरा अकेले का फैसला नहीं, कैबिनेट का फैसला था। अब सवाल ये, और कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जी असल फैसला तो जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अपने उमर साहब थे, उस वक्त ये फैसला हुआ था। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो गया है कि अब ये रिपोर्ट कमेटी थी, कमेटी से कमीशन बनी, फिर इसकी रिपोर्ट को 25 तक लेके गए। शेख रशीद साहब कहते हैं 2-4 दिन आगे जा सकती है। मेरा ख्याल है वो तो एक अपनी जगह रिपोर्ट हो गई। अब ये जो बाकी 3 रिपोर्टें, 2 रिपोर्टें और भी साथ साथ चल रही हैं, इस पे गवर्नमेंट को वाज़े तौर पे स्टैंड लेना पड़ेगा। इसका वाज़े स्टैंड लेना पड़ेगा, भरपूर हो सकता है जी। ठीक, मजहर साहब ये बताइएगा कि आपके ख्याल में पहले तो ये चीज़ डिसाइड नहीं थी हो रही, वो नदीम अफजल चंद साहब ने कुछ बेहतर कर दिया, क्लैरिटी दे दी हमें। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट लीक की गई, पब्लिक नहीं हमने की। अब ये जो अगली वाली रिपोर्ट आनी है, उसमें शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 3-4 दिन आगे जा सकती है। आपको लगता है कि 3-4 छोड़ के 3-4 महीने भी आगे जा सकती है, या फिर कायम रहेंगे इस पे 25 अप्रैल की जो डेट है? एक बात, दूसरा ये आ जाती है और फिर क्या उसके बाद आपको एक्शन होता है, इस पर नजर आ रहा है? आपके ख्याल में क्या है, पॉलिटिकली इसका फायदा होगा, नुकसान होगा गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को? देखिए, पहली चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो शुगर और आटे की जो इंक्वायरी है, वो फिर नैब ने एकदम टेकअप क्यों कर ली है? अभी एक इंक्वायरी तो कंप्लीट हो जाने दें, अभी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक केस पर 2 FIR काट दी जाए।
और जब आप एक केस पे 2 FIR काटते हैं तो दरअसल दोनों केसेस आप खराब कर रहे होते हैं। दोनों FIR खराब हो जाती हैं, वो स्टैंड नहीं करती। पहले FIA की मुकम्मल रिपोर्ट आने दें। जब ऑलरेडी केस FIA के पास है, FIA उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अभी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, वो चीजें जब ये चीज कंप्लीट हो जाती, उसके बाद जो भी उस पर एक्शन होता, उसके बाद नैब को अपनी कार्रवाई आज वो उस पे सर बात हुई नैब जराये से हमारी, वो ये कहते हैं कि अभी सिर्फ इंक्वायरी की मंजूरी है ना, अभी इंक्वायरी के बाद पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जाना है कि नहीं जाना, तो हम अपने तौर पे कर रहे हैं वैसे। सर पहली चीज ये कि ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट आपका एक इंक्वायरी कर रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको अनाउंस करने की क्या जरूरत थी? मतलब ये जो अक्सर वो नैब के चेयरमैन का कोट अनकोट आता है कि जी हम केस देखते हैं, फेस नहीं देखते। मुझे तो लगता है वो फेस देखते हैं, उसके बाद केस देखते हैं। हवाओं का रुख तो नहीं बदल रहा मदर साहब कहीं? वो जो कहा था मुझे सिर्फ ये चीज वो हो रही है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और वो कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं तो उसका फायदा जाहिर है जो भी मुल्जिमान हैं उनको जाता है। सही। जब आप कंफ्यूजन बढ़ता है उसका फायदा 100% मुल्जिमान को जाता है। लेकिन शहजाद अकबर साहब को, जिस तरह अभी एहतशाम कह रहे थे, शहजाद अकबर साहब को मैं मुसलसल कई दिन से सुन रहा हूँ, वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जिस तरीके से वो खुसरो बख्तियार को भी बचा के निकल रहे हैं कि जी उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, जहांगीर तरीन का भी कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? $1 मिलियन क्वेश्चन। एक ये भी बता दीजिएगा, ये जो नैब वाले हवाले से, अब चेयरमैन नैब ने आप भी कह रहे हैं कि मतलब इस वक्त जरूरत क्या थी उन्हें इंक्वायरी की मंजूरी देने की। शेख रशीद साहब कुछ अरसे से कह रहे हैं कि जनाब मैं वजीर आजम साहब को मिलता हूँ नैब के हवाले से कि फलां केसेस है और उन्होंने कुछ मैंने सिफारिशात की हैं। ये आपके ख्याल में जो इस वक्त चेयरमैन नैब ने टेकअप किया है, इंक्वायरी करने की मंजूरी दी है, ये वजीर आजम के आशीर्वाद से दी होगी या फिर अपने तौर पर इंडिपेंडेंटली वो खेल रहे हैं? देखिए, वही बात है कि हमारे यहाँ पैमरा को कहा जाता है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब को कहा जाता है ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हमारे यहाँ इदारे कितने इंडिपेंडेंट हैं ये हम सबको पता है। उसमें इससे ज्यादा आप बोल नहीं सकते। मान लिया सर, बिल्कुल ये जो इंक्वायरी क्लोज की है इन्होंने, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी मलिक कय्यूम की जो इंक्वायरी जस्टिस मलिक कय्यूम की जो इंक्वायरी क्लोज की है, वो चीजें वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उसकी क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से खदशात हैं, बहुत सी जो इंक्वायरीज क्लोज हुई हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने क्लोज कर दी है इंक्वायरीज। तो मेरा ख्याल है नैब की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें अक्सर ये होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो उसमें जो असल केसेस हैं वो भी बैकग्राउंड में चले जाते हैं, और ये अननेसेसरी। अभी पहले आप वो केसेस तो कंप्लीट कर लें। अभी आप खुद ही कहते हैं कि जी पहले पुराने केसेस हम देखेंगे, फिर नए केसेस देखेंगे। जरूरत नहीं थी उस तरह से ना, पुराने पहले अननेसेसरी इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है, बना के रख दिया। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब, आपके ख्याल में ये चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है? कोई आपका तज्जिया है या आपके पास खबर है तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा। वजीर आजम के नॉड के साथ, उनकी कंसेंट के साथ एक तो रिपोर्ट लीक हुई, फिर उसके बाद अगली रिपोर्ट जो आने का कहा उन्होंने, और फिर अब ये नैब ने जो टेकअप कर लिया ये सारा मैटर। तो अगर ये सब मामला हुकूमती वज़रा के खिलाफ निकल आते हैं, वजीर आजम के करीबी साथियों के खिलाफ निकल आते हैं, तो ये किस तरफ, क्या आप सोच क्या रहे हैं वजीर आजम, ये मामला चल क्या रहा है? देखिए अकबर, जो आप खबर की जो बात कर रहे हैं, मेरी खबर तो ये बता रही है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और उनके कुछ लोग, जो 2-3 लोग खास तौर पे जो समझते हैं कि इनको समझा जाता है बड़े क्लीन आदमी, और वो जो चाहते हैं इनके बारे में बड़ी सख्ती से जहांगीर तरीन साहब, खुसरो बख्तियार साहब भी बातें करते हैं कि जी नहीं ये केसेस इन्होंने बनवाए हैं। वो तो कहते हैं कि जी हर सूरत में अनर्थ होना चाहिए, लोगों को एक्सपोज होना चाहिए, करार वाकई सजाएं देनी चाहिए। इस दफा ये नहीं होना चाहिए कि जी एक सेक्शन ऑफिसर को और ड्राफ्टमैन को और एक क्लर्क को सजा दे दी है। ये बड़े लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के 4 बड़े वाज़ेह स्टेटमेंट हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद साहब यही बात कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे मेरा निशाल जो है ना वो पीछे हटेंगे, लेकिन ये बजट जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये बड़ी खौफनाक बात है। अब आगे खबर की बात, खबर मेरी ये बात बता रही है कि अब मसले को डायलूट करने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ FIA की हाई प्रोफाइल रिपोर्ट, वो वाजिद रियाज साहब जिनकी रात दिन लोग तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, बड़े क्लीन आदमी हैं, इतनी शानदार रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीफ में नहीं आई आटे और गंदम की। अब आप साथ ही आप कह रहे हैं नैब को भी, आप नैब भी इंक्वायरी शुरू कर देगा, इसका क्या मतलब है? एक काम हुआ नहीं है मुकम्मल, 25 को होगा, फंडिंग की रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी, साथ ही वो कहते हैं कि जी हम बीच में आ जाएंगे। तो मुझे यूँ लगता है कि भी जो स्टेटस को की फोर्सेज हैं वो बीच में कूद पड़ी हैं।
ठीक। आप बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, वो छोटे मोटे लोगों को फंसा दिया जाएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि बड़े लोग पाकिस्तान में, हमने तो नहीं देखा कि किनको करार वाकई सजा दी गई हो। ठीक है, वो अडबल एक थे जिनको सजा दी गई थी करप्शन में, मगर मैं नाम भूला उनका, $5 मिलियन, जी मंसूरुल्लाह, उनसे आपने $5 मिलियन वापस लिए थे और सजा हुई थी और बाद में मामला, अदरवाइज पाकिस्तान में अकबर किसी को सजा नहीं हुई। मजहर साहब स्टेज पे जी कंप्लीट कर लीजिए आप सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ इस स्टेज पे मुझे बहुत इंट्रिगिंग लगता है, मेरे लिए अजीबोगरीब सी बात लगती है कि भाई इस वक्त क्यों बीच में कूद पड़ा नैब, जबकि FIA के रिपोर्ट ब्लैक एंड व्हाइट चीजें सामने आ गई हैं, कहा जा रहा है बड़ी शानदार रिपोर्ट है। हम और मैं आम आदमी तवक्को कर रहा था कि भी अब लोगों को अब सजा दी जाएगी। इस स्टेज पे नैब का आने का मतलब है मामले को दाखिल दफ्तर करना, मामले को डिले करना, मामले को लंबा ले जाना। जब आप मामले को मजहर अब्बास साहब, आपने खुद पहले बात की कि अगर इस तरह के मामलात होते हैं कि एक इंक्वायरी चल रही है, दूसरे इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी है, उसमें फायदा उन लोगों को होता है जिन पर इल्जाम लगा होता है, तो आपके ख्याल में डिलिबरेटली किया गया ये? मुझे इसकी कोई लॉजिक नहीं समझ में आती, कोई मंतक नहीं समझ में आती इसकी। जानबूझ के आप किया गया फिर। एक केस की दो डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कर रहे हैं, जबकि एक ऑलरेडी एक इंक्वायरी बिल्कुल अपनी कंप्लीशन की तरफ है। देखिए, FIA से जिस तरह अभी शाम भी बात कर रहे थे, आपको पता है कि पिछले 3 साल से FIA के पास इंक्वायरी पड़ी हुई है असगर खान केस की, उसका क्या बना? वहां पे पर जल जाते हैं सर, वो मामला कुछ और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसमें, बिल्कुल उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है ये सारी चीजें। क्यों नहीं अब वाजिद रियाज साहब को अगला टास्क वो दे दें, दुरुस्त अगर वो कर सकते हो। लेकिन यही होता है हमारे यहाँ बदकिस्मती से। तो मुझे बिल्कुल लग यहाँ पे रहा कि जानबूझकर यूं किया गया है मामले को, जिसे मडी द वाटर्स करना कहते हैं, कि ताकि उसका कुछ फायदा, और जो खबर भी दी है तशाम साहब ने कि डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब मौजूद थे, तशामुल हक साहब मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त हाजरीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।